नमस्कार, न्यूज इंडिया के इस खास कार्यक्रम इंडिया का बजट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। हम सवेरे से भारत के जो बजट है, अब जो बजट पेश हो गया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उस पर चर्चा कर रहे हैं, उसकी पल पल की जानकारी आपको दे रहे हैं। करोड़ों उम्मीद और आशाओं के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। मोदी 2.0 के आखिरी पूर्ण बजट, यानी आखिरी बजट कहा जा सकता है, क्योंकि 2024 में जब होगा सेशन तो अंतरिम बजट रखा जाएगा। 2024 के चुनाव और इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रख के बड़े ऐलान किए गए हैं। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने युवाओं के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4O लॉन्च करने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमण ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों यानी एल्डर पर्सन्स के लिए बड़ी सौगात दी। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू करने का भी ऐलान किया गया है। किसानों, युवाओं और छात्रों के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह अमृत काल का पहला बजट है। भारत की अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। बजट में कृषि, शिक्षा, गरीबों के लिए अहम ऐलान किए गए हैं। व्यक्तिगत कर में मोदी सरकार ने नौकरी पेशा वर्ग को बड़ी राहत दी है। अब नई टैक्स व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की सालाना आय टैक्स फ्री हो गई है। यह छूट पहले 5 लाख रुपए तक की थी। पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत कर छूट की सीमा अब 2.5 यानी 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख तक कर दी गई है। वहीं टैक्स स्लैब में भी बड़े बदलाव हुए हैं। अब 0 से 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख रुपए की कमाई पर 5% का टैक्स लगेगा, जबकि 6 से 9 लाख रुपए तक पर 10% का टैक्स देना पड़ेगा। वहीं 9 से 12 लाख रुपए पर 15% और 12 से 15 लाख रुपए पर 20% और 15 लाख से ऊपर की सालाना आय पर 30% टैक्स लगेगा। ये महत्वपूर्ण बातें थी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में रखी है। मिडिल क्लास को सरकार का तोहफा मिला है। टैक्स स्लैब में जो बड़ी बदलाव किए गए हैं उसका फायदा मिडिल क्लास को होगा, ऐसा माना जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि 7 लाख रुपए तक पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा। आप हमारे स्क्रीन पर भी देख रहे हैं टैक्स स्लैब को कि किस तरह से टैक्स स्लैब को बांटा गया है। 3 लाख की कमाई तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 लाख तक पर 5% टैक्स देना होगा। 6 से 9 लाख पर 10% टैक्स देना होगा और 9 से 12 पर 15% टैक्स देना होगा, जबकि 15 से ऊपर 20% का टैक्स लगेगा। ये नए इनकम टैक्स स्लैब हैं जिनकी चर्चा हम आज के कार्यक्रम में करेंगे कि उससे कैसे बढ़ाया गया है और कैसे उस पर काम होगा। एक बार देख लेते हैं कि बजट की कुछ खास बातें क्या हैं। जनवरी 2024 तक गरीबों को मुफ्त अनाज देने का ऐलान किया गया, यानी उसको कार्यक्रम को बढ़ा दिया गया है जो पहले चल रहा था। बजट के 7 लक्ष्य रखे गए हैं। उसमें 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए, ये बताया वित्त मंत्री ने। ये भी बड़ी बात है। वंचितों को वरीयता देने की बात भी की गई है। बुनियादी ढांचे और निवेश पर काम किया गया है। क्षमता विस्तार की गई है। हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट पर उस पर फोकस किया गया है। युवा शक्ति पर फोकस किया गया है और वित्तीय क्षेत्र पर भी फोकस किया गया है। एक महत्वपूर्ण बात है, मेडिकल कॉलेजेस के अलावा 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, इस पर भी जोर दिया गया। जो हेल्थ सेक्टर की बात है, बागवानी योजनाओं के लिए 2200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर भी और ग्रीन इकोसिस्टम पर भी जोर दिया गया है। आदिवासियों के लिए 15,000 करोड़ का पैकेज रखा गया। यानी वित्त मंत्री जी ने हर तबके का, हर ग्रुप का ध्यान रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पर जो प्रतिक्रियाएं हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं, फिर आगे बहस शुरू करते हैं, चर्चा शुरू करते हैं। ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया है। मिडिल क्लास के लिए आपने देखा होगा कोई खास नहीं, बस 5 से 7 लाख का जो ऊपर ऊंचाई बढ़ा दी है। और ऊपर से अगर टैक्स देखें तो ऐसा लगता है जैसे हम दो हमारे दो भूतों की भाषा में जो लोग कहते हैं, हम दो हमारे दो के लिए खास ख्याल रखा गया है। आप हाईएस्ट स्लैब जो है वो बहुत कम कर दिया गया है। ये लोग समझ रहे हैं कि क्यों किया गया। हमारा बजट भी काफी बड़ा हुआ है, जिसके कारण आने वाले समय में हिंदुस्तान के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमने निर्धार व्यक्त किया कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड के रोड बनेंगे,
वो उद्दिष्ट हम निश्चित रूप से पूरा कर सकेंगे। ग्रीन एनर्जी, ग्रीन पावर, हर जगह पर जो ग्रीन बात के उल्लेख किया गया वो हमारी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की दृष्टि से एक बहुत बड़ी पहल है। मैं मानता हूँ कि इस बजट की विशेषता ये है कि हमारे आम आदमी के जीवन में जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की जो समस्याएं गंभीर है, वो ग्रीन अप्रोच के कारण निश्चित रूप में हमारे क्वालिटी लाइफ में काफ़ी बड़ा सुधार होगा। मिडिल क्लास के बारे में सोचा नहीं जाता था, इस बार पहली बार मिडिल क्लास को भी काफ़ी राहत दी गई है। गांव, गरीब, मजदूर और किसान का कल्याण करने वाला और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने वाला और हिंदुस्तान को वर्ल्ड की इकोनॉमी में एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए ले जाने वाला ऐसा ये बजट है। राजनेताओं की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा को सुना, नितिन गडकरी साहब को भी आपने सुना। बजट पर चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। वैभव डांगे हमारे साथ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मामलों के जानकार हैं। राजेंद्र यादव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान संगठन के। अश्वनी राणा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व महासचिव है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स, बैंक को लेकर। और सुरेश वाधवा साहब हैं जो टैक्स एक्सपर्ट हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ देर में हमें प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया भी मिलने वाली है जो बजट पर होगा। बजट पर प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। सुरेश वाधवा साहब, आपसे समझना चाहता हूँ, एक बड़ा हंगामा हो रहा है खास तौर से इसको लेकर कि टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है। इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? हिंदुस्तान को वैसे भी मिडिल क्लास लोगों का एक देश माना जाता है, तो मिडिल क्लास पे बहुत बड़ा फायदा होगा इससे, बोलेंगे ना। सचमुच में सेलिब्रेट कर सकता है जो रियल मिडिल क्लास है। इस बजट में जो टैक्स एग्जामिशन की जो लिमिट है, यानी कि 5 लाख रुपए तक पहले आपको टैक्स पे नहीं करना होता था जी, अब आपको 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स पे नहीं करना है जी। 9 लाख रुपए की इनकम पर आपको इफेक्टिवली 5% की रेट से 45,000 रुपये ही टैक्स पे करना है जी। जो कि हम अगर पीछे के सालों से कंपेयर करें तो मैं मान सकता हूँ इसे गवर्नमेंट रैशनलाइज कर दी है जी। पहले 6 टैक्स की रेट होती थी टैक्स स्लैब, अब उसे 5 कर दिया गया है। सो स्टैंडर्ड डिडक्शन नए रिजीम में भी दी गई है अब आपको जी। तो मैं समझता हूँ कि मिडिल क्लास, सचमुच में मिडिल क्लास को कुछ तो मिला है। बहुत बड़े ऐसे कोई चेंजेस नहीं है इस बजट में ना, जहाँ तक हम बात टैक्स प्रपोजल्स की करते हैं तो, लेकिन मिडिल क्लास ऑन अकाउंट ऑफ दिस टैक्स एग्जम्पशन, ये जो लिमिट इंक्रीज की गई है, इस पे थोड़ी खुशी जरूर मना सकता है। सर वाधवा साहब, एक शेर मैंने सुना था कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतरा एक खून ना निकला। ऐसा ही है ये बदलाव टैक्स स्लैब का? जी, मैं ज़रूर इस बात को कहूँगा जी कि देखिए, एज ए टैक्स पेयर मिडिल क्लास अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदें लगाता है गवर्नमेंट से। जी। सरकार की अपनी मजबूरियां हैं। सर एक मिनट, प्रधानमंत्री जी का संबोधन है, प्रतिक्रिया है। विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। साथियों, परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत
और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। साथियों, शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो, कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेक विध कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम, इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान क्षेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगह अपने हाथ एक्वायर कर चुका है। उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं। और इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उनके सर्वांगीण के विकास के लिए नई पहल इस बजट में एक नया आयाम जोड़ेगी। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। ये बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की धुरी बनाएगा। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है, स्टोरेज कैपेसिटी। बजट में नए प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। इससे खेती के साथ साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। साथियों, अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को एग्रीकल्चर सेक्टर में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम हैं। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका अधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। और इसलिए आवश्यक है कि नए तरीके से उसको आगे ले जाया जाए। इसकी एक नई पहचान, विशेष पहचान आवश्यक है। इसलिए अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई है। उसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेकविध योजनाएं बनाई गई हैं। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। साथियों, ये बजट सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूतपूर्व विस्तार देगा। बजट में हमने टेक्नोलॉजी और न्यू इकोनॉमी पर बहुत अधिक बल दिया है। एस्पिरेशनल भारत आज रोड,
रेल, मेट्रो, पोर्ट, वाटरवेज, हर क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। एमएसएमईज के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब प्रिजम्पटिव टैक्स की लिमिट बढ़ने से एमएसएमईज को ग्रो करने में मदद मिलेगी। बड़ी कंपनियां द्वारा एमएसएमईज को समय पर पेमेंट मिले, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। साथियों, बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी बहुत बधाई के साथ साथ मैं आह्वान करता हूं, आइए अब नया बजट आपके सामने है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़े। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे। आइए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निर्मला सीतारमण का जो बजट है उस पर उनकी प्रतिक्रिया थी, उनका संबोधन था। उन्होंने कहा ये बजट वंचितों को वरीयता देगा, ये गांव गरीब किसान का बजट है। बजट में नए पहल जोड़ी गई है, मिडिल क्लास को बहुत फ़ायदा दिया गया है। एस्पिरेशनल बजट उन्होंने कहा, एमएसएमई पर काम किया गया है, महिला सम्मान की बात की गई है, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप पर फोकस किया। जी चर्चा कर रहे हैं बजट पर, जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 11 बजे संसद में रखा था। उसके बाद प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि ये गांव गरीब और किसानों का बजट है, अमृतकाल का बजट है और 2047 तक के जो सपनों का भारत है, समृद्ध और समर्थ भारत बनाने का, उसके रास्ते पर चलने वाला बजट है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, वैभव डांगे साहब इंफ्रास्ट्रक्चर मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेश वाधवा साहब जुड़े हुए हैं इनकम टैक्स को लेकर, राजेंद्र तलवार साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तलवार साहब, आपसे समझना चाहता हूं कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर पहले। देखिए, एक लोगों का बजट है,
जितने भी प्रावधान किए गए हैं, पैसा बढ़ाया गया है निवेश के लिए। और मुझे लगता है कि इस से जितनी भी बातें कही है वित्त मंत्री ने, बेशक महिलाएं हों, बेशक युवक हों, बेशक शहर के निवासी हों, बेशक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेशक मिडिल क्लास हो, सबके लिए प्रावधान किए गए हैं। तो मेरे विचार में ये जो बजट पेश किया गया है, ये एक अद्भुत और बहुत बढ़िया बजट है। और आगे जाके देखना है कि अगर फाइनेंस बिल में या किसी सेक्शन में जी कोई दिक्कतें आती हैं तो वो सरकार के सामने पेश की जाए, क्योंकि एक प्रावधान मालूम चला है कि 54F या E का सेक्शन जो है इनकम टैक्स में, वो था कि जब भी आप बिक्री करते हैं किसी प्रॉपर्टी की, तो उस जो भी पैसा मिलता है उसको फिर से एक प्रॉपर्टी में निवेश करने से राहत मिलती है। उसकी मेरे ख्याल सीमा अभी रखी गई है, और उस कारण जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स हैं शायद उनमें बाधा आए, तो मेरे ख्याल वो सरकार के सामने हमें रखनी चाहिए कि वो जो पहले प्रावधान था वही रखा जाए। जी सर, एक चीज़ समझनी है मुझे, एक तो जो MSME को लेकर जो कहा गया है, खासतौर से कोविड के वक्त में जो हुआ कि डिफ़ॉल्टर्स जो रहे उनको 90% पैसा वापस मिलेगा, पहली बात। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया कि बड़ी कंपनियां जो हैं छोटी कंपनियों को, MSMEs को उनका पैसा लौटाएं, उनके पैसे का भुगतान करें। इस सब का क्या मायने हैं? देखिए, जो कोविड के कारण पेनल्टीज लगी थी MSME को, वो 95% तक रिटर्न की जाएंगी। एक बहुत बड़ा प्रावधान है जी। और एक बहुत बड़ा उपाय है कि MSMEs को राहत मिले। और बड़ी कंपनियां जो ऑर्डर देती हैं उनकी भी तरफदारी की जाए MSMEs की तरफ, तो एक और फायदा पहुंचेगा कि MSMEs टेक्नोलॉजी अपना पाएंगी और अपने प्रोडक्शन जो है वो बड़ों से संबंध करके बड़ी कंपनियों के लिए वो कर सकती हैं स्ट्रेट अवे। जी, वैभव डांगे साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका बड़ा लंबा अनुभव है, गडकरी साहब के साथ भी किया। सर, इस बजट में बहुत सारी बातें कही गई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नितिन गडकरी जी की बड़ी छाप है इस बजट पर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। और जो ग्रीन इकोलॉजी की बात, ग्रीन सिस्टम की बात करते हैं गडकरी साहब, उसका बड़ा जोर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर को भी सस्ता भी किया गया है। आप कैसे देख रहे हैं, इससे क्या बदलेगा हिंदुस्तान का नक्शा? नहीं, बिल्कुल विजय जी, जैसे आपने कहा और बाकी भी सहयोगी ने, PhD से राजीव तलवार जी ने कहा कि ये बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग बजट है। हम पिछले अगर 8-9 साल से लगातार देखेंगे तो हर बजट में सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत सस्टेन्ड फोकस रहा है। और किसी भी इकोनॉमी के लिए, मैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट को नहीं छूना चाहूंगा, लेकिन किसी भी इकोनॉमी को, हमारे देश की जो सबसे 2 चैलेंजेस क्या है, हम चाहते हैं विकास हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, और हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो। अगर ये 2 चीजें होनी है तो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक अच्छा नहीं बनेगा, हमारे शरीर की रक्तों की धमनियों की तरह है, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं बनेगा, चाहे वो रोड हो, रेल हो, पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे मोबिलिटी हो, ये जब तक ठीक नहीं होगा तब तक हमारे देश के बिजनेसेस को कॉम्पिटिटिव बनाने के दृष्टि से हम सोच नहीं सकते। तो मुझे लगता है विकास और एम्प्लॉयमेंट, उन दोनों को अगर हम फोकस करना है तो उसका रास्ता इंफ्रास्ट्रक्चर से होते हुए जाता है। और उस पर सस्टेन्ड फोकस रहने के कारण, मतलब जैसे वित्त मंत्री ने भी कहा कि जहां 2014 में से लेकर लगभग हम आज 10 गुना इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, और वो भी इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में बढ़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा मिसिंग पीस था कि केंद्र सरकार तो लगातार बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा था, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम था। तो ये जो 1 साल के लिए एक 50 साल की इंटरेस्ट फ्री लोन की जो स्कीम है, वो राज्यों के लिए 1 साल से बढ़ाई गई है। वो भी मुझे लगता है बहुत अच्छी पहल है, जिसके कारण राज्यों की तरफ से बड़ा इन्वेस्टमेंट, और खास करके वित्त मंत्री ने उसको डिफाइन करते हुए कहा कि आप अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको लगाइए, म्युनिसिपैलिटीज की नामी हालत को ठीक करने में लगाइए, अल्टरनेटिव मोबिलिटी में लगाइए, या पुरानी गाड़ियों के स्क्रैपिंग में लगाइए, ताकि पोल्यूटिंग व्हीकल्स और बहुत फ्यूल कंज्यूमिंग गजलर जिसको कहते हैं, ऐसी गाड़ियों को रिप्लेस किया जा सके, राज्य सरकार उसमें बढ़ोतरी ला सके। तो मुझे एक चीज छोटी सी समझना चाहता हूं मैं आपसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर खासतौर से काम किया गया है, ग्रीन इकोसिस्टम पर। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए अभी पूरी तैयारी हो गई है?
नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है बिल्कुल कोई उसमें परेशानी की बात नहीं है। आज बहुत बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उसकी जिसको बैटरी की कैपेसिटी है वो बिल्ड हो रही है, कॉस्ट दिन ब दिन कम होते जा रही है और उसके कारण आज जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की कैपेसिटी है वो एनहांस हो रही है। आज 300, 400, 500 किलोमीटर पर एक बार चार्ज करने के बाद इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चल रही है। तो मुझे लगता है ये कंटिन्यूस इवॉल्विंग प्रोसेस है और ये चिकन एग सिचुएशन जैसा है। क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तब गाड़ी आएगी, या हमारी गाड़ी आएगी तब इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। तो ये हैंड इन हैंड जाना पड़ेगा और हमारे देश में लगभग 22,000 से ज्यादा बसेस हर साल हम खरीदते हैं। अगर हम आने वाले 5 साल में इवन 50% भी बसेस को इलेक्ट्रिकल करेंगे तो पूरी दुनिया में साल भर में जितनी इलेक्ट्रिकल या बसेस नहीं बनती उतनी इलेक्ट्रिकल बसेस हमारे देश में बिक सकती। तो मुझे लगता है इन अपॉर्चुनिटीज को टैप करके एक सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ये फोकस सरकार का रहा है और इसलिए ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा और ग्रोथ को भी इम्पेटस देगा। ऐसा ये बजट मुझे लगता है। जी, मेरे सहयोगी अली शरार जो हैं ग्रेटर नोएडा में किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, ज़मीन के साथ जुड़े हुए हैं। किसानों को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा होती है, किसानों को वोट बैंक भी माना जाता है, हालांकि पिछले 2 साल किसानों की चर्चा में निकल गए। अली, आपके साथ जो लोग हैं किसान जुड़े हुए हैं, उनका क्या मानना है इस बजट को लेकर? देखिए बिल्कुल सर, आपको बता दें ग्राउंड जीरो के माध्यम से न्यूज इंडिया अपने तमाम दर्शकों को किसानों की बात सुनाना चाहता है, क्योंकि किसान इस बार 2023-2024 के बजट से बेहद खुश थे। अब कितने खुश हैं क्योंकि बजट पेश हो चुका है, वित्त मंत्री अपना बजट पेश कर चुकी है, प्रधानमंत्री भी अपने संबोधन में किसानों की बात कर चुके हैं। वो किस तरह से पूरी बात को लेते हैं, हमारे साथ बात करने के लिए खुद यहाँ मौजूद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और किसानों के बीच ही बैठे हुए हैं। उनसे बात करके जानेंगे किस तरह से वो ले रहे हैं। देखिए, आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपने पूरा संबोधन सुना, किसानों की बात आप हमेशा हर जिले में रखते आए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं हमें कहने के बाद? मैं अभी न्यूज इंडिया 24 पर देख रहा था, अभी प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, लेकिन मैंने आपका चैनल पर पूरा देखा, जितना भी देर बोले हैं 12-13 मिनट, उन्होंने किसानों के लिए एक इतना सा शब्द नहीं बोला। पता नहीं किसानों के लिए सरकार क्यों नहीं सोचती है। भाई क्या इन्होंने क्या दिया है? किसान आस लगाए बैठा था देश का किसान कि लास्ट बजट आने वाला है, किसानों को हो सकता है ढेर सारी कोई ऐसी खुशियां मिलेंगी, हो सकता है किसान खुशहाल हो जाए उससे, और किसानों के लिए इन्होंने 1% भी कुछ नहीं दिया। ऐसा क्यों? अभी दिया मैंने कि इन्होंने मिडिल क्लास के लिए जो 5 लाख तक आयकर में छूट थी वो 7 लाख कर दिया, जबकि वो भी 10 से 15 लाख होनी चाहिए थी। वो भी किया है, तो वो भी 10 से 15 लाख करना चाहिए इनको। अब रही किसानों के लिए, किसान बार बार हर जिले के जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को ज्ञापन हर महीने भेजने का काम कर रहे हैं शुरू से। उसमें मांग रखी थी हमने सबसे पहले एमएसपी गारंटी कानून लागू हो, जिससे किसानों को हर वस्तु पर एमएसपी मिले, हर चीज पर एमएसपी मिले। उसके साथ साथ आ जाओ आवारा गोवंशों पर। आवारा गोवंशों से प्रत्येक जिले में 20 से 25 किसानों की जान जा रही है। कभी किसी सांड ने किसी किसान को मार दिया, किसी मजदूर को मार दिया, रोड पर वाहन से टकरा गया, मोटरसाइकिल टकरा गई, वो एक्सपायर हो गए और किसानों की फसलों को नुकसान कर रहे हैं। हमने कहा माननीय प्रधानमंत्री जी, गोवंश का गोबर 25 रुपए किलो खरीदना स्टार्ट करवा दो आप, उससे बहुत सारे लाभ होंगे। एक तो गौ हत्या खत्म हो जाएगी, जो गौ की हत्या होती है गोवंशों की, वो बंद हो जाएगी, किसानों का विरोध बंद हो जाएगा। होगा क्या? आप एक तो सबको नौकरी मिलेगी, जो गरीब लोग हैं उनको संविदा पर रखो, आप गोबर तुलवाओ घर घर से, प्रत्येक ब्लॉक में प्लांट लगवाओ, जैविक खाद बनवाओ। हमारे साथ कुछ किसान भी हैं यहाँ जो अपने खेतों पे काम कर रहे थे। वो आपका जाना, इस बार बजट पेश हुआ है, अभी आपने सिर्फ बजट सुना, क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ खुशियां आप इस बजट को लेकर? प्रधानमंत्री आपको मोदी जी वोट देते आए और दंगे, और किसानों के लिए आपने कुछ नहीं बोला, और किसान की ना कोई बिल माफ है और न कोई सुनने वाला है ये। और आप भी कह रहे थे, तुमने बोला ही ना कोई किसानों के लिए। जी ठीक है। अली, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ राजेंद्र यादव साहब भी जुड़े हुए हैं और अश्वनी राणा साहब भी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी आपके पास आता हूँ, लेकिन अश्वनी राणा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर पर काम करने वाले लोगों में से हैं। राणा साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे बजट को, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या कहना चाहिए स्पाइन है हमारे देश के डेवलपमेंट का। बिल्कुल निश्चित रूप से बैंकों का जो
बैंकों में जो इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार ने कैपिटलाइजेशन के लिए भी बात की है जी। और जिस प्रकार से जो ये महिलाओं के लिए एक स्पेशल स्कीम लाए हैं, सीनियर सिटीजन के लिए लाए हैं, तो उससे मुझे लगता है कि बैंकों को एक अच्छा राहत मिलेगी, यानी डिपॉजिट बैंकों का बढ़ेगा, क्योंकि डिपॉजिट के बिना आप जो है क्रेडिट नहीं कर सकते, लोन नहीं दे सकते। डिपॉजिट आएगा तो उसी के सारे आपको लोगों को लोन देना होगा, या फिर जो है बैंक आरबीआई से लेंगे तो उसके ऊपर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। और अभी डिपॉजिट की ग्रोथ जो है वो कम थी, तो उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक अच्छा कदम किया। लेकिन मैं एक बात ग्रीन एनर्जी के बारे में कह रहा था कि अभी हमारे पूर्व वक्ता बात कर रहे थे कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात, लेकिन अगर हम देखें तो सीएनजी को आए हुए कितने वर्ष हो गए, लेकिन आज तक हम सीएनजी को स्टेबलाइज नहीं कर सके। लोगों ने सीएनजी में इन्वेस्ट कर दिया, बसें भी आ गई, गाड़ियां भी आ गई, और उसके हिसाब से सीएनजी पंप नहीं। आज भी सीएनजी स्टेशंस के ऊपर बसों की लाइन लगती है, तो क्या कल को इलेक्ट्रिक व्हीकल की भी हालत ये होने वाली है? यानी हम उसको, ये सवाल मैंने वैभव जी से यही सवाल पूछा था ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए तैयार है। बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन वो उसके लिए बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है। और बाकी भी सरकार ने जो करने की कोशिश की है, अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन तब तक लागू नहीं जब तक वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो इम्प्लीमेंटेशन में कौशल विकास के नाम पर पहले भी लाखों करोड़ रुपए सरकार ने एनजीओ को दिए, लेकिन वो कहाँ चले गए पता ही नहीं लगता। तो इसलिए इम्प्लीमेंटेशन जो है उस स्कीम्स का, वो सीरियसली और उसका फॉलो जब तक नहीं होगा तो इतने पैसे को कहाँ जा रहा है वो पता नहीं लगेगा। जी, राजेंद्र यादव साहब, मैं वैभव जी के पास आऊँ इस पर बात करने के लिए, लेकिन पहले आपसे समझना चाहता हूँ, अभी हम किसान नेताओं की बात कर रहे थे, हमारे सहयोगी अली शरार ग्रेटर नोएडा में बात कर रहे थे, आप कैसे देख रहे हैं? ये जो बजट आया है वो बिल्कुल उसमें साफ जाहिर है कि जो एक आंदोलन चला था, बहुत लंबा आंदोलन चला था, और आगामी चुनाव जो है जी उसको बिल्कुल देख के किसानों के इर्द गिर्द घुमाने की बिल्कुल बात करी गई है। इसमें बहुत सारी स्कीमें ऐसी लाए हैं कि जो वाकई में सुनहरे सपने की तरफ ले जाता है जी। लेकिन बात अगर हम पीछे की बात करने लगे, जो पीछे जो पिछले वाले बजट में जो सुनहरे सपने थे वो भी क्या कहते हैं इसी तरीके से दिखाए गए थे जी। सिर्फ उन सुनहरे सपनों के इर्द गिर्द घुमाने की बात कही गई है। विशेष रूप से इसमें किसी जगत के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि जो कहा जाए कि हाँ बिल्कुल क्या कहते हैं इसमें किसानों को राहत दी जाएगी, क्योंकि किसान का जो संयंत्र यूज होते हैं, हम खेती का में जो होते हैं, अपना टीलर लेते हैं, अपने क्या कहते हैं मांझे लेते हैं, और सारे उपकरण जो हम लोग लेते हैं, खाद बीज यूरिया की बात करने लगे, और हम क्या कहते हैं कीटनाशक दवाइयों की बात करने लगे, सब पर जीएसटी के दायरे में सबको आप लेके आए हैं। अगर आपने देखा जाए तो जीएसटी के दायरे से आज जो बाहर जो किए गई एक चीज़ है वो सीएनजी जीएसटी के दायरे से बाहर की है, उसमें किसान जगत को क्या फायदा है? उसमें मुझे नहीं लगता कि किसान को कोई इससे फायदा होता है। आप खाद की बात करते, बीज की बात करते, इस तरह की बात करते तो हो सकता है क्या कहते हैं कुछ ना कुछ किसान का भला होता। बहुत सारी स्कीमें जो आप ये लेकर आए हो, इनके लिए बजट आपके पास कहाँ से? अभी आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि भाई इतना सारा जो आपने सुनहरे सपने आने वाले भविष्य की बात कर रहे हैं, वो भविष्य कहाँ से पूरा कर पाओगे जब जेब में पैसे ही नहीं है? तो ठीक है, उन सबकी बात करनी चाहिए जी। वैभव जी, जो बात राणा साहब कह रहे थे वही सवाल मैंने कमोबेश आपसे पूछा था कि मैं सीएनजी का जिक्र नहीं किया था, लेकिन सीएनजी की भी स्थिति वही है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक नया पूरा दिशा देना चाहता है हिंदुस्तान को, तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपने चिकन एंड एग की बात की, वो भी ठीक है, लेकिन इसमें चिकन और एग में यदि चिकन पहले आ जाए या एग पहले आ जाए और दोनों में से एक की ज़रूरत बनी रहे तो फिर वो जो सपना होता है वो पूरा नहीं होता ना। मैं बिल्कुल सहमत हूँ विजय जी आपसे, इसलिए जैसे राणा जी ने कहा और आपने भी कहा, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को पैरेलली हमें ग्रो करना ही पड़ेगा। मैंने ये नहीं कहा कि ये पहले, मेरा कहने का उद्देश्य केवल इतना है कि हम पहले ये होगा बाद में ये होगा, इस द्विधा मनस्थिति में रह नहीं सकते, हमें पैरेलली दोनों पे काम करना पड़ेगा, और सीएनजी से जो हमें सीख मिली है उसको भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक केवल दो बातें मैं जोड़ना चाहूंगा कि एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट इतने तेजी से हो रही है कि आज जितनी गाड़ियां आ रही है वो अपने घर पे आप रात भर चार्ज करके 300-400 किलोमीटर की उसमें आपको माइलेज मिल रही है, या कमर्शियल व्हीकल के लिए ऐसे हब्स क्रिएट हो सकते हैं जगह जगह पर, और उसमें प्राइवेट सेक्टर को सरकार ने कई स्कीम्स के माध्यम से काफी इंसेंटिवाइज किया है कि वैसी मैकेनिज्म जमे। दूसरा, हमारी पूरी मोबिलिटी सॉल्यूशन को अगर धीरे धीरे हमें ग्रीन की तरफ ले जाना चाहते हैं तो केवल इलेक्ट्रिकल या केवल सीएनजी से हमारा रास्ता नहीं निकलेगा, हमें शायद इथेनॉल भी करना पड़ेगा, हमें सीबीजी भी, बायो सीएनजी भी करना पड़ेगा, मिथेनॉल भी करना पड़ेगा, हमारे एमिशंस को कम करने के लिए जितने ऐसे प्रयास हो सकते हैं वो सब करने पड़ेंगे। और इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल
आज आप लोगों ने नोटिस की होगी तो वित्त मंत्री ने सीबीजी और इस प्रकार के जो ग्रीन इनिशिएटिव्स है उसको कोई खास इंसेंटिव्स और उस पर ड्यूटीज कम करने की बात की। मैं अभी कोई एग्रीकल्चर को लेकर बात कर रहा था, अब ये जो सीबीजी बनेगा ये सारा एग्री वेस्ट से बने। किसानों के पास जो वेस्ट बनता है उसमें क्या हम वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं क्या, और वो सीबीजी 5% कंपलसरी करने की बात हो रही है, चाहे वो पीएनजी में या सीएनजी में यूज करने के लिए। अब ये बायो सीबीजी अगर 5% कंपलसरी होता है तो जो बदलाव इथेनॉल या बायोडीजल के कारण देश के किसानों में आया, चाहे वो शुगर केन वाले हो चाहे ग्रेन बेस्ड इथेनॉल वाले हो, उनके जीवन में जो क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट आया क्योंकि उनके वेस्ट का में वैल्यू आने के कारण वेस्ट टू वेल्थ का उनका काम हो रहा है। वही ताकत, वही पोटेंशियल सीबीजी में या इस प्रकार के चीजों में है। तो मुझे लगता है कि इसको केवल यहाँ एग्जम्पशन या वहाँ एग्जम्पशन उस कॉन्टेक्स्ट में ना देखते हुए हमें सस्टेन्ड एफर्ट करना पड़ेगा अगले 5-7 साल। ठीक है। और एक बड़ा चैलेंज विजय, आप मुझसे सहमत होंगे कि पॉलिटिकल लीडरशिप के सामने होता है कि पॉपुलर चीजों की तरफ जाए या एक 5-7 साल जरूरी के चीजों देश के विकास की एक दिशा तय करे। तो मुझे लगा है सबसे बड़ा मैं वित्त मंत्री की बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने वो पॉपुलर मेजर्स की तरफ जाने के बजाय एक जो 7-8 साल से सस्टेन फोकस हमारे देश में दिख रहा है। आज बताइए कोविड के बावजूद हमारे देश की स्टील और सीमेंट इंडस्ट्री बरकरार रही, उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली हमारे एम्प्लॉयमेंट पर आता है, ऑब्वियसली हमारे लोगों की रोजगार बचाना और बढ़ाना दोनों में आता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक चीज से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन दिशा अगर वैभव जी आपने जो बात कही कि वित्त मंत्री जी को बधाई दे रहे हैं, वो तो अच्छी बात है कि वित्त मंत्री जी को बधाई दे रहे हैं, तो ये क्या इनडायरेक्टली क्रेडिट नितिन गडकरी को जाता है कि वो एक पॉपुलिस्ट सरकार के बीच में एक जरूरी चीज पर दबाव बना सके सरकार पर? नहीं, मुझे लगता है कि ये एक सरकार की कंप्लीट सोच केवल हाईवे में या रेलवे में या एयरपोर्ट्स पे नहीं हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक सस्टेन्ड एफर्ट पिछले 7-8 साल से हो रहा है। चाहे रेलवे, आज रेलवे में जितना डबलिंग हुआ है रेलवे लाइन का पिछले साल में, उतना अब तक नहीं हुआ था। या 2025 तक कंप्लीट रेलवे लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट है। या फॉर एग्जाम्पल 75 एयरपोर्ट से 145 एयरपोर्ट होना, और अभी आज वित्त मंत्री जी ने बजट में अनाउंस किया कि हम 50 नए हेलीपोर्ट्स, एयरपोर्ट, इवन वाटर एरोड्रम्स जहां पानी के जहाज भी उतर सकते हैं, मतलब जो एयर टू सी प्लेन्स भी उतर सकते हैं। तो मुझे लगता है ऐसी सारी कल्पनाओं का ये एक मिला जुला लोखा है। निश्चित रूप से हाईवे में बहुत बड़ा काम हुआ है और गडकरी जी ने जो काम करके दिखाया, मुझे लगता है उसके कारण पॉजिटिविटी सरकार में भी आई है कि इस पर काम करने से इकोनॉमी को बड़ी चालना मिल सकती है। वित्त मंत्री ने बताया कि केवल इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग 3.5% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी। ठीक है, वाधवा साहब, टैक्स को लेकर एक और बात हम कर लें। मिडिल क्लास की तो बात हो रही थी, लेकिन मुझे बताया गया कि हाई इनकम ग्रुप में भी एक बड़ी राहत दी गई है। तो ये छोटी छोटी मूंगफलियां बांटने की बजाय जो बादाम बांटे, उसका भी थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो सुपर रिच टैक्स पेयर होते हैं, यानी कि अगर एक व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है जी, तो अभी तक वो अपनी इनकम पे सरचार्ज पे करता था 37% जी, उसको 25% सरचार्ज को 37% से घटाकर 25% कर दिया गया है जी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है फिलहाल एक ऐसा टैक्स पेयर 42-43% के रेट पे अपना इनकम टैक्स पे करता है। तो इस बजट में इन सुपर टैक्स इंडिविजुअल्स के लिए भी इस रेट को इफेक्टिवली मैं कहूँगा 42-43% से घटाकर 39% कर दिया गया है। ठीक, तो दे कैन ऑल्सो सेलिब्रेट जी। अली, आप किसानों के साथ हैं, एक वक्त बिल्कुल कम है, लेकिन फिर भी आप कोई लास्ट कमेंट लेना चाहते हैं तो मुझे बताएं। बिल्कुल, हमारे साथ एक और यहाँ किसान हैं, वो की बात कहना चाहते हैं हमारे टीवी चैनल के माध्यम से। उनका कहना है क्योंकि सरकार ने जो वादा किया था, उनका मानना है कि राज्य सरकार की तरफ से कहा गया था कि ये बात हो रही है कि किसानों का बिजली का जो दर है वो कम किया जाएगा, किसानों को बीज और खाद में राहत मिलेगी। उसको लेकर क्या कहते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम ठाकुर सुनील सिंह है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आपने पहले भी आश्वासन दिए हैं और देते आए हो अब तक। अब से पहले भी बजट पास किया था, किसान मजदूर का उसमें कोई फायदा नहीं हुआ। हमें लगा अगली बार जब लास्ट बजट पास होगा उसमें कुछ फायदा मिलेगा किसान मजदूर को, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं किया आपने। ठीक है, राजन जी, आपका भी एक छोटा सा कमेंट इस पर मैं समझना चाहता हूँ।
देखिए क्या है कि इसमें किसानों को उलझाने की कोशिश की है और अपना चुनाव साधने की कोशिश की हुई है, क्योंकि देखने में आया कि स्कीमें जो है बहुत सारी स्कीमें इसमें दी गई हुई हैं, लेकिन अगर हम पिछली स्कीमों की बात कर लें, ड्रोन से खेती करने की बात करी थी और स्पेशल ट्रेन चलाने की बात करी गई थी और बहुत सारी जो स्कीम क्या कहते हैं वो लाने की बात की थी, वो धरातल पे नहीं आई। यही कहानी इस बजट में भी की है कि धरातल में कैसे उसको लाएंगे, उस पर एक बार जोर देने की बात नहीं कही है। आपने बजट बढ़ा दिया है, वो बजट कहाँ से आएगा? पैसा पिछला जो बजट है वो आपने कितना % खर्च किया वो आपने नहीं बताया। मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 60% बजट जो है पिछले वाला ये लोग खर्च कर पाए। आप बताने को बहुत सारा बता देते हैं कि भाई हम इतना करेंगे, किसान की जो है हालत वो बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी। एक चीज जो सारा देश का किसान देख रहा, पूरा किसान जगत देख रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 में किसान की आय जो है वो दुगनी होगी। वो कोई एक मंत्र निकल के आएगा, वो मंत्र आज तक निकल के नहीं आया। हम भी देख रहे थे कि शायद वो मंत्र निकल के आ जाए। हाँ, ये सही आपने सवाल उठाया। राणा साहब, लास्ट कमेंट आपका, बहुत छोटा सा चाहता हूँ। मैं कहा वित्त मंत्री ने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को एक बहुत रिलीफ दिया लीव इनकैशमेंट में, लेकिन वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को क्यों? बैंकर जो है क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है? उनके लिए आज भी वो लिमिट 3 लाख है। पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 थी। तो यानी अगर आप कुछ दे रहे हो तो कम से कम वो सभी कर्मचारियों को देने की कोशिश करो। तो मुझे लगता है कि आपका जो मध्यम वर्ग है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है और उसको भी रिलीफ मिल सकता था। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि जो योजनाएं बनी हैं उनका अगर ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन को देखने के लिए भी एक टास्क फोर्स या एजेंसी चाहिए, ताकि वो 1 साल के अंदर वो सारी चीजें जो है वो धरातल पर आ सके। ठीक है, वाधवा जी आपको जोड़ना चाहते हैं टैक्स पर जो राणा साहब ने बोला, बहुत छोटा सा? मुझे लगता है शायद कहीं हम गलती कर रहे हैं। जो अर्नड लीव की प्रोविजन है उसको 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किया गया है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए किया गया है जी। सो हेयर यहाँ चलिए हम इसको चेक कर लेंगे। दूसरा, मैं आखिरी में कमेंट ये देना चाहता हूँ कि सरकार किसी भी टैक्स पेयर के, किसी भी किसान के हाथ में आके कोई टैक्स बेनिफिट नहीं रखती। सरकार एक इकोसिस्टम तैयार करती है जिसका फायदा देश के एक एक नागरिक को होगा। आपको अच्छे एयरपोर्ट्स मिलेंगे, अच्छी सड़कें मिलेंगी, चीज़ें सस्ती मिलेंगी पहले से। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बेनिफिट, इसको हमें मैक्रो लेवल पे देखना होगा। हर एक व्यक्ति को अपना इंडिविजुअल बेनिफिट छोड़ना होगा इसके लिए। जी वैभव जी, एक बहुत छोटा सा कमेंट आपसे समझता हूँ, ये 2024 की तैयारी हो गई है? नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल बहुत ही पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट दिया है। कोविड के बाद अगर हम 7% टारगेट कर रहे हैं और लगभग ये बैलेंसिंग एक्ट है। हमारे यहाँ बचपन में वो रस्सी पे चलते थे लोग, वैसे वित्त मंत्री के लिए बैलेंसिंग एक्ट है कि पॉपुलर पॉलिटिकली लोगों को खुश भी करना है, मिडिल क्लास को भी खुश करना है, किसानों को भी खुश करना है। अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टी को राजनीति में चुनाव लड़ने जाना ही है जी। मुझे लगता है वो बैलेंसिंग एक्ट तो पॉलिटिकल पार्टी को करना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, राणा साहब आपका, वैभव जी आपका, राजेंद्र यादव जी आपका, सुरेश वाधवा साहब आपका और अली शरार मेरे सहयोगी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटकर आते हैं, आप कहीं मत जाइएगा।